हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार सलाम। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है ग्लोबल वाइंड रिपोर्ट 2022। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI दौर 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर है गुजरात। गुजरात ने नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के पहले दौर में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसी बड़े राज्यों में द्वितीय स्थान पर केरल है और तृतीय स्थान पर पंजाब का स्थान है। यदि हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा इस सूचकांक में सबसे ऊपर है। यह सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मापदंडों पर रैंक करता है, जिसमें पहला है डिस्कॉम का प्रदर्शन, द्वितीय है पहुंच समर्थ और ऊर्जा की व्यवस्था, तृतीय है स्वच्छ ऊर्जा पहल, चतुर्थ है ऊर्जा दक्षता, पंचम है पर्यावरणीय स्थिरता और छठम है नई पहल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM दक्ष योजना को लागू करता है? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित PM दक्ष प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रदान करके लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाना है। 5 वर्षों में लगभग 2.71 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? उत्तर है गुजरात। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नादाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु का उद्घाटन किया। कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित इस स्थान को गुजरात का वाघा भी कहा जाता है। नागरिकों को 0 पॉइंट पर पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने की सुविधा मिलती है, जिस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF 24 घंटे पहरा देती है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में स्थापित किया है। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वोस्तोक एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस अवसर को याद करता है जिसने मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार का पता चला है? उत्तर है असम। हाल ही में असम राज्य में 4 पूर्व अज्ञात स्थलों पर दर्जनों मेगालिथिक पत्थर के जार पाए गए हैं। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह अध्ययन असम, लाओस और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को समझाने के लिए और अधिक शोध की मांग करता है। इन दोनों देशों में भी इसी तरह के जार खोजे गए थे। तो दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है
ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 आखिर यह चर्चा में क्यों है? तो GWEC की स्थापना वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण पवन ऊर्जा क्षेत्र हेतु एक विश्वसनीय और प्रतिनिधि मंच प्रदान करने हेतु की गई थी। इसका प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे तो सबसे पहले हम जो ये रिपोर्ट तैयार किए हैं उस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पहला पॉइंट है वैश्विक ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में वर्ष 2021 के दौरान स्थापित 94 GW यानी गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक प्रवर्धन के बिना पूर्व औद्योगिक स्तरों पर ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना तथा वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। अगला पॉइंट है वर्ष 2021 में स्थापित क्षमता। वर्ष 2021 में 93.6 गीगावाट की नई स्थापना ने 12% की सालाना ईयर ऑन ईयर वृद्धि के साथ वैश्विक संचयी पवन ऊर्जा क्षमता को 837 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। वैश्विक स्तर पर तटवर्ती पवन बाजार में 72.5 गीगावाट की वृद्धि हुई है। विश्व के दो सबसे बड़े पवन बाजारों चीन और अमेरिका में मंदी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 18% कम है। वर्ष 2021 में अब तटीय पवन बाजार ने 21.1 गीगावाट के साथ अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ सालाना क्षमता प्राप्त की। अगला पॉइंट है नए अपतटीय प्रतिष्ठानों में गिरावट की संभावना। वर्ष 2022 में नए अपतटीय प्रतिष्ठानों के वर्ष 2019 और 2020 के स्तर तक घटने की संभावना है। यह गिरावट मुख्य रूप से चीन में प्रतिष्ठानों की कमी के कारण होगी। हालांकि वर्ष 2023 में बाजार में पुनः वृद्धि होने की संभावना है जो अंततः वर्ष 2026 में 30 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे अब तटीय पवन ऊर्जा उत्पादन में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं, यानी अब तटीय पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि से हमें क्या लाभ है। अब तटीय पवन ऊर्जा उत्पादन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ निवेश पर लाभ को बढ़ाता है। यदि अब तटीय पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रत्येक वर्ष 0.3 से 1.61 गीगाटन कम हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला पॉइंट है अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्य पर केंद्रित असंगत नीतिगत वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है खराब तरीके से निर्मित बाजार जो अच्छे ऊर्जा परियोजनाओं को सक्षम नहीं बनाते हैं। अगला पॉइंट है आधारभूत संरचना और हस्तांतरण संबंधी बाधाएं। नेक्स्ट पॉइंट है नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों से संबंधित पर्याप्त औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों का अभाव। नेक्स्ट है शत्रुतापूर्ण राजनीति या गलत सूचना अभियान। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र का दायरा क्या हो सकता है। भारत में वर्ष 2021 में 1.4 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई जो पिछले वर्ष प्राप्त 1.1 गीगावाट की क्षमता से अधिक थी। सरकार ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट अपतटीय क्षमता तथा वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत को अभी अपने अपतटीय पवन ऊर्जा सुविधा और विकसित करनी है। भारत अपनी 7,600 किलोमीटर की तट रेखा के साथ 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। तटवर्ती पवन ऊर्जा उन टर्बाइनों को संदर्भित
करती है जो भूमि पर स्थित है तथा विद्युत उत्पादन हेतु पवन का उपयोग करती है। अब तटीय पवन ऊर्जा समुद्र में हवा से उत्पन्न एक ऊर्जा है। वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए भारतीय पवन बाजार क्रमशः 3.2 गीगावाट और 4.1 गीगावाट तटवर्ती पवन तक विस्तारित होने का अनुमान है। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति यह क्या है? तो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर फोटोवोल्टेइक हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अक्टूबर 2015 में भारतीय अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में 7,600 किलोमीटर की भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।